हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था नाइट्रोबेंजीन का, तो नाइट्रोबेंजीन जो आपका एमीन में आपका लास्ट टॉपिक होता है ना, वहां पर उसके बाद कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है। उसके बाद जब एमीन में आगे की ओर बढ़ेंगे तो कुछ छोटे मोटे टॉपिक आपको मिलते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से या आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं यहाँ से प्रश्न। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके होते हैं। जब आप इनको देखेंगे तो इससे संबंधित एक्सरसाइज में भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए होते हैं। ठीक, तो काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, यानी बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन की क्षारकता। बहुत एग्जाम्स में इससे प्रश्न आते रहते हैं, है ना। और यहाँ पर देकर के अधिकतर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है, क्रम कि क्षारकता के बढ़ते क्रम में लगाइए, क्षारकता के घटते क्रम में लगाइए। ठीक, तो यही आज के डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि एमीन की क्षारकता। तो सबसे पहले डिस्कशन ये करना होगा कि ये क्षारकता होती क्या है और एमीन में क्यों होती है। ठीक, तो देखिए अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं होती हैं वो कई सारे डिफिनेशन विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग हैं। वहीं पर एक वैज्ञानिक है लुइस, तो लुइस के अनुसार क्षार की जो परिभाषा दी जाती है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि ऐसा कोई भी तत्व या ऐसा कोई भी परमाणु अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, प्रदान करता है किसी दूसरे भी अणु या परमाणु को, तो वो कहलाता है आपका क्षार। ठीक, और यही दान करने की क्षमता उसकी क्षारकता कहलाएगी। अब एमीन में क्या होता है, तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, तो वही इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, एमीन दूसरे को दान करता है, और दान करने के कारण ही क्या होता है, एमीन क्षारकता प्रदर्शित करता है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ एमीन्स लिखा हुआ है, एमीन की क्षारकता। तो अब इसके विषय में आपको बताना, देखिए यहाँ पर पहले बताया क्या गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के कारण एमीन क्षारकता प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने बताया कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ा होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये उपस्थित होता है। उसके बाद एमीन की क्षारकता इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको दान करेगा, उसकी वजह से क्षारकता होगी। और ये जो क्षारकता है वो डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता कितनी है, तो उसकी टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति को कोई पैसा देना है ना, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, तो उस क्षमता पर या उस कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि कोई भी व्यक्ति कितना पैसा स्पेंड कर सकता है। ठीक, तो ये टेंडेंसी पर डिपेंड करता है या कैपेसिटी पर डिपेंड कर सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि एमीन की कैपेसिटी या टेंडेंसी जितने ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन दान करने की, वो उतना ही अच्छा एमीन होगा, यानी उसकी क्षारकता उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना टेंडेंसी कम होगी, जितनी क्षमता कम होगी इलेक्ट्रॉन दान करने की, उतना ही कम वो एमीन क्षारी होगा। ठीक, तो उसकी क्षारकता उतनी ही घट जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से अधिक क्षारी होता है। एलिफेटिक एमीन मैंने आपको पहले बताया था, एलिफेटिक एरोमेटिक। तो एलिफेटिक का मतलब वो होता है जिसमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, आर, जिसको जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे, जहां पर आपका मिथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरीके के जो एल्किल समूह हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन में क्या होगा, वहां पर एरिल समूह लगा होता है, जैसे बेंजीन रिंग। ठीक, तो एल्किल समूह जो आर वाला होता है उसके पास प्लस आई प्रभाव, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की टेंडेंसी यही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने का काम जो करता है वो प्लस आई वाला आपका ग्रुप बढ़ाता है।
तो प्लस आई वाले ग्रुप जो भी ऐड होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। एल्किल समूह ये एलिफेटिक वाले में पाया जाएगा, तो इसीलिए एलिफेटिक एमीन की क्षारकता ज्यादा हो जाती है। और एरोमेटिक क्या करता है, तो एरोमेटिक जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करती है। ठीक, तो जब वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगी तो वहां पर उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, नाइट्रोजन परमाणु की जो टेंडेंसी है वो घट जाएगी। ठीक, तो इसका ये छोटा सा रीजन लिखा, अभी मैं एग्जांपल लेकर के भी आपको क्लियर कर दूंगा बात। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद रीजन भी इसका लिखा हुआ है, क्योंकि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाते हैं। यानी एल्किल समूह क्या करता है, आर इफेक्ट जो होता है एल्किल समूह, वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाएगा, जबकि जो एरिल समूह होता है वो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या कर देता है, घटा देता है, ये कम कर देता है। ठीक, तो ये इसका रीजन बताया गया, छोटी सी बात। अब उसके बाद एग्जांपल में देखिएगा, जैसे यहाँ बताया गया कि आपका एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन, तो एलिफेटिक की हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में ले लिया है, ये जैसे आपका RNH2, ये एक आपका एमीन है ना। नाइट्रोजन पर क्या होगा, नाइट्रोजन पर होता है लोन पेयर। ठीक, तो ये आपका एमीन है जिसका नाम है एलिफेटिक एमीन, क्योंकि यहाँ पर पहचाना कैसे है, जो आर लगा हुआ है, आर पहचान है एल्किल समूह की, और जहां पर एल्किल समूह होगा वो एलिफेटिक एमीन कहलाएगा। ठीक, तो ये जो आर है इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है यहाँ पर। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा तो नाइट्रोजन क्या करता है भाई, एमीन की क्षारकता क्यों होती है, यही जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म है ये दान करेगा किसी दूसरे परमाणु को, तो वही उसकी क्या होगी, क्षारकता हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर ये दान तो करना चाहता है, इसके साथ एक दान करने वाला या दान करने में सहायता करने वाला समूह है ना उपस्थित है। तो जब दान करने में सहायता करने वाला उपस्थित है तो दान करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो यहाँ एमीन में है, जनरल भी बात ले सकते हैं, कहीं आपको पैसा डोनेट करना हो, पैसा देना हो कहीं पर किसी को, तो अगर आपकी उसमें कोई हेल्प कर देगा तो आपको पैसा डोनेट करने में उतना ही आसानी होगी, होगा कि नहीं होगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है कि एमीन में भी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जब दान करने में सहायता करने वाला समूह है तो दान क्या करेगा, बहुत ही तेजी से करेगा, बहुत ही आसानी से, बिना दिक्कत, बिना समस्या, बिना परेशानी के करेगा। ठीक, तो वहां पर जो इसकी टेंडेंसी है क्षारकता की वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला समूह है एल्किल समूह। ठीक, प्लस आई प्रभाव दिखाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये एलिफेटिक एमीन इसकी क्षारकता अधिक हो जाएगी। इसके पास क्या होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, आर के पास प्लस आई धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉन दान करने में क्या करेगा, मदद करवाने का काम करेगा। ठीक, उसी का जस्ट अपोजिट जैसे यहां पर देखिएगा, ये बना दिया मैंने, ठीक, ये देखिए ये आपका एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक एमीन, ये एनिलीन है, अगर इसका नाम लिया जाए तो एनिलीन है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यही इलेक्ट्रॉन जो दान करेगा तो इसकी क्षारकता आएगी। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है नीचे लगी हुई है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करती है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगी। तो जब ये रिंग इलेक्ट्रॉन से ऊपर खींच लेगी तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिंग में जब चले जाएंगे, है ना, तो क्या करेगा, जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं तो वो दान कहां से करेगा, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी जब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी तो उस प्रभाव को यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं रेजोनेंस, अनुनाद कहते हैं। अनुनादी संरचनाएं बनती हैं एनिलीन की, कोई आवश्यकता उनकी है नहीं, अगर कहीं पड़ेगी आवश्यकता तो मैं बना दूंगा आपको। ठीक, तो एनिलीन क्या करता है, अपनी अनुनादी संरचनाएं बनाता है। भाई यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन के ऊपर वो इस रिंग में क्या करता है, नीचे उतर जाता है, घूमता रहता है, उनको कहते हैं अनुनादी संरचनाएं।
ठीक, तो एक तो रीजन ये हो गया कि -I प्रभाव दिखाता है बेंजीन रिंग, और दूसरा ये है कि इसमें अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन के पास दान करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं रहता है या बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से आपका जो एरोमेटिक एमीन है वो एलिफेटिक की तुलना में कम क्षारीय होता है। ठीक, तो दोनों का रीजन मैंने आपको बता दिया। ये दान करने वाला समूह है R, और ये आपका खींचने वाला समूह है, इसलिए इसकी क्षारकता कम हो जाएगी और इसकी क्षारकता ज्यादा हो जाएगी। ठीक, अब इतना ही नहीं, इसमें जब प्रश्न आते तो बहुत दिमागी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लॉजिक छिपा हुआ होता है। जितने भी ऑर्डर, जितने भी क्रम बनते हैं, तो सभी में कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ होता है, जिसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिनको ध्यान करना पड़ता है। ठीक, तो ये एक जनरल बात हो गई कि एमीन की क्षारकता क्यों होती है, किसकी कम और किसकी ज्यादा होती है, ये बात मैंने आपको बता दिया, जनरल एक बात। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं एक एक करके मैं सभी का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब उसी के जस्ट आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पर। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि एमीन की क्षारीय सामर्थ्य स्थिरांक को केबी से, केबी होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, क्षारीय सामर्थ्य स्थिरांक। ठीक, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हैं या क्षारीय वियोजन स्थिरांक भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो उसके बाद क्या है, तथा क्षारकता को pKb से प्रदर्शित करते हैं, और उसकी जो क्षारकता होती है इसको pKb से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये pKb और Kb, इसका जो चैप्टर आपका 11th क्लास में होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्यावस्था, उस चैप्टर में आपको Kb और ये आपका Kb, pKb, है ना, Ka, Kw, इन सब का जो कैलकुलेशन है, डिटेल में जानकारी जो होती है उस चैप्टर में आपको पढ़ाई जाती है ना। तो वो जब मैं आपको करवाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा। यहाँ पर कल आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि यहाँ पर क्षारीय सामर्थ्य स्थिरांक को Kb से लिखते हैं और इसको आपको क्षारकता को pKb से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Kb। देखिए Kb का मान क्या है, बढ़ेगा। अगर Kb का मान बढ़ रहा, एरो का मतलब ऊपर है कि बढ़ेगा, यानी Kb का मान जितना ज्यादा होगा उस एमीन की क्षारकता उतनी ही ज्यादा होगी, या उस पदार्थ की क्षारकता उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहाँ एमीन की बात हो रही थी, एमीन के विषय में बता रहे हैं, किसी और की बात होती तो किसी और की केस में बता देते कि Kb जितना बढ़ेगा उतनी क्षारकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए Kb बढ़ेगा तो क्षारकता भी क्या है, बढ़ेगी, या क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। pKb ये उल्टा होता है, pKb जितना कम होगा क्षारीयता क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, यानी Kb और pKb में उल्टा रिलेशन है। ठीक, pKb का मान जितना कम होगा क्षारीयता उतनी ही ज्यादा होगी। Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि pKb के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। ठीक, तो डायरेक्टली है Kb के और इनवर्सली है आपका pKb के। ठीक, दोनों का मान याद रखिएगा। बहुत सारी वैल्यूज भी आपको किताब वगैरह में दी गई होती है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड में तो आपको वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब आप देखते हैं तो वहां पर आपको फिर जो है वैल्यू भी याद करना पड़ेगा। कई सारे एमीन्स की वैल्यू दी गई होती किताब में। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। अब यहाँ पर उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत एमीन की क्षारकता की हम तुलना कर लेते हैं, कुछ छोटे मोटे एमीन की। तो जैसे यहाँ पर एक है आपका, देखिए अमोनिया, जैसे NH3 है ना, ये है आपका NH3, अमोनिया नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्षारकता प्रदर्शित करेगा। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि अमोनिया और आपका एनिलीन में कौन सर्वाधिक क्षारीय है, अमोनिया और एनिलीन में कौन सर्वाधिक क्षारीय है, या अमोनिया और एथिल एमीन में, है ना, या 1 डिग्री एमीन में, या 2 डिग्री एमीन में, या 3 डिग्री एमीन में कौन अधिक क्षारीय है। इस तरीके के छोटे मोटे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। तो ये तो अमोनिया हो गया, देखिए इसके पास कोई समूह ना तो देने वाला है और ना ही घसीटने वाला है ना, जो काम करेगा अपने हाथ स्वयं कर पाएगा। ठीक, ना कोई हेल्प करने वाला है और ना ही कोई इसका नुकसान करने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा, आसानी से दे देगा और NH4+ बना लेगा। ठीक, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, दे सकता है। किसको देगा, तो जनरली जो आपका हाइड्रोजन होता है
उसको डोनेट कर देगा। तो ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा और बना लेगा क्या आपका NH4+। तो इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद ये तो अमोनिया की बात हो गया। जैसे यहाँ पर एनिलीन की बात कर लेते हैं, है ना। एनिलीन अभी पीछे बताया था आपको, ये NH2। ठीक, तो देखिए इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या है, रिंग में चला जाता है, अनुनादी संरचनाएं बना लेता है, या ये रिंग -I प्रभाव लगाती है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर चला जाएगा रिंग के अंदर। ये लोन पेयर क्या है आपका, रिंग के अंदर चला जाएगा। अगर रिंग के अंदर लोन पेयर चला जाएगा इसका, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो देने के लिए रहेगा ही नहीं, तो वो देगा कहां से। तो जब दे नहीं पाएगा तो अमोनिया से भी क्या हो जाएगा, कम क्षारकता हो जाएगी, अमोनिया से भी कमजोर हो जाएगा क्षारकता की बात में। तो इन दोनों में अगर तुलना आ जाती है, तो इन दोनों में तुलना के लिए मैं बता देता हूं आपका कि अमोनिया की जो क्षारकता है वो आपका एनिलीन से ज्यादा होगी। ठीक, ये देखिए अमोनिया की क्षारकता एनिलीन से ज्यादा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अब जैसे यहाँ पर हम कोई एलिफेटिक एमीन ले लेते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे यहां पर ले लिया RNH2, है ना। ये देखिए एलिफेटिक एमीन है और ये प्राथमिक एमीन है। अब ये प्राथमिक एमीन मैंने अभी बताया, R क्या होता है, R होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला समूह। तो इलेक्ट्रॉन युग्म अगर दान करने वाला समूह है, तब तो नाइट्रोजन बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तुरंत दान कर देगा, बहुत अच्छी क्षारकता दिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो एलिफेटिक एमीन है वो चाहे प्राइमरी एमीन हो, चाहे सेकेंडरी एमीन हो, और चाहे आपका टर्सरी एमीन हो, है ना। तीनों एमीन आपके एलिफेटिक वाले अमोनिया से थोड़ा सा ज्यादा ही क्षारी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर RNH2 किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन अमोनिया से हो जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा ऑर्डर, है ना। ये देखिए तो एलिफेटिक एमीन आपका अमोनिया से ज्यादा। अब एलिफेटिक एमीन में R की जगह पर आप C2H5 ले लीजिए तो एथिल एमीन हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन ले लीजिए तो वो हो जाएगा, 3 डिग्री ले लीजिए तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, एलिफेटिक वाले अमोनिया से ज्यादा हो जाएंगे, जबकि एरोमेटिक वाला जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया, अमोनिया से कम हो गया। ठीक, तो ये रही थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी जो छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो एमीन की क्षारकता के विषय में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब डिटेल डिस्कशन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एमीन की क्षारकता का क्रम उसको प्रभावित करने वाले कारकों के माध्यम से समझा जाएगा। ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के, एमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए क्षारकता को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिसमें माध्यम पर भी डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम है। देखिए मीडियम भी यहाँ पर 2 प्रकार का आपको मिलेगा, एक मिलेगा गैसीय मीडियम, यानी गैसियस फेज या गैसियस मीडियम कह सकते हैं इसको, गैसीय अवस्था, और दूसरा मिलेगा आपको एक्वेटिक मीडियम या एक्वस मीडियम, जलीय अवस्था, है ना। तो जलीय अवस्था में तो कई सारे फैक्टर बन जाते हैं, है ना, इसकी क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन जो गैसीय अवस्था है उसमें कोई भी फैक्टर उतना काम नहीं करता है, गैसेस स्टेट में उतना ज्यादा कोई फैक्टर नहीं लगता है। ठीक, तो गैसेस स्टेट में आपको कोई खास फैक्टर नहीं मिलता है जो एमीन की क्षारकता को प्रभावित करे, इसलिए यहाँ पर जो जनरल क्रम होता है हमेशा वही रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। इसको केवल आप याद कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गैसीय अवस्था, पहला तो ये हो जाएगा, उसके बाद जलीय अवस्था की बात करेंगे। तो गैसीय अवस्था में कोई भी फैक्टर इसको प्रभावित नहीं करता है, तो जनरल जो एक ऑर्डर बनता है एमीन का वो यहाँ पर जनरल ही रहेगा। जैसे यहां पर अगर जब देखेंगे आप तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा 3 डिग्री एमीन, सबसे ज्यादा आपका 3 डिग्री एमीन होता है, फिर उससे कम होगा आपका 2 डिग्री एमीन, ठीक, और उससे कम होता है आपका 1 डिग्री एमीन, और उससे भी अगर कम चले जाए तो NH3 अमोनिया। ठीक, तो ये ऑर्डर होता है, यही ऑर्डर मैंने आपको पीछे जरा सा हिंट दिया था अभी पीछे, है ना, कि अमोनिया जो है
उसकी क्षारकता चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, इन सभी से उसकी क्षारकता क्या रहती है, कम रहती है। तो वो आपको कंडीशन कहां पर देखने को मिल जाती है, तो वो आपको गैसियस फेज में देखने को मिल जाती है। ठीक, तो ये आपको एलिफेटिक एमीन के अंदर नजर आता है। ठीक, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री की बात भी किया है तो वो आपको एलिफेटिक एमीन में नजर आ जाता है। एरोमेटिक एमीन में कंडीशन बढ़ जाती है भाई, वहां पर क्या है, अमोनिया की क्षारकता ज्यादा हो जाती है एनिलीन से। अब एनिलीन क्या है, तो एनिलीन भी आपका एक प्रकार का 1 डिग्री एमीन है, एक प्राथमिक एमीन है एनिलीन, लेकिन अंतर क्या है कि वो एरोमेटिक एमीन है और ये यहाँ पर सारे क्या है, आपके एलिफेटिक एमीन है। तो यहाँ पर एलिफेटिक एमीन के लिए बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एरोमेटिक की बात कर लेंगे तो फिर अमोनिया क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, एनिलीन पीछे चला जाएगा, या एरोमेटिक एमीन से कम वाले में चला जाएगा, खासकर एनिलीन। ठीक, तो ये ऑर्डर बन जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब इसको पलट के भी लिखना चाहें तो पहले अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, तो 321 और अमोनिया, ये गैसियस फेज में इसका ऑर्डर होता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर कोई फैक्टर था नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई फैक्टर आपको नहीं बताया। सेकंड, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर फैक्टर लगेगा, जैसे है ना, जलीय अवस्था। ठीक, ये देखिए, तो जलीय अवस्था, जलीय अवस्था में बहुत सारे खिलवाड़ हैं। खिलवाड़ का मतलब ये है कि बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बेसिसिटी को। होता क्या है, तो जैसे यहाँ पर एल्किल समूह यानी R अगर CH3 ले लिया है तो जो ऑर्डर बनेगा वो 213 का मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और लास्ट में भाग जाएगा अमोनिया। तो वहां पर तो CH3 की बात कर रहे हैं। और अगर यही हम क्या करते हैं, एल्किल समूह की जगह C2H5 एथिल समूह ले लेते हैं, पहले मिथिल लिया, अब एथिल ले रहे हैं, तो अगर एथिल ले रहे हैं तो वहां पर आपका बनेगा जो ऑर्डर है वो 231 बनेगा। तो 213 किस कंडीशन में है, 231 किस कंडीशन में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वहां पेपर में दे दिया जाएगा C3 लगा करके 1 डिग्री, 2 डिग्री एमीन अमोनिया, तो वहां पर लगाइए, तो इसको जब पता होगा तभी लगा पाएंगे। ठीक, तो जब भी आपका एल्किल समूह यानी R अगर CH3 है तो ऑर्डर चलेगा 213 का, और अगर आपका R जो है C2H5 है यानी एथिल समूह है तो ऑर्डर चलेगा 231 का। ठीक, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहां पर क्या है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और आपका 3 डिग्री ये बनेगा, और उससे कम क्या हो जाएगा, तो अमोनिया। ठीक, सभी जगह पर एलिफेटिक की बात हो रही, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कि हर बार अमोनिया ही लास्ट में क्यों जा रहा है, यहाँ NH3 होगा, है ना। ठीक, तो ये ऑर्डर बनेगा। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन है कि जो एल्किल समूह है R वो कौन होगा, तो वो होगा CH3। एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर जुड़ा हुआ एल्किल समूह जो है वो क्या है, CH3। तो ऑर्डर आपका ये बनेगा 213, 2 1 3 और फिर अमोनिया। तो ये R क्या है, मिथिल समूह है। उसके बाद दूसरा एक ऑर्डर क्या बनेगा, 231, अभी बताया आपको, तो ये बनेगा 231। ठीक, और ये अमोनिया। ठीक, ये देखिए, ये ऑर्डर बन जाएगा आपका दूसरा। ये किस केस में बनेगा, तो जब आपका जो R है, R वो हो जाएगा C2H5 यानी एथिल समूह होगा, है ना। जब आपका C2H5 लगा हुआ होगा एथिल समूह, तो ये ऑर्डर बनेगा 231 का, और अगर मेथिल समूह है तो ऑर्डर बनेगा आपका 213 का। तो 213 कब होगा, 231 कब होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो वो कहेगा कि एक्वस माध्यम में यानी जलीय माध्यम में, है ना, एमीन की क्षारकता का सही क्रम है। तो ये देखो, ये दोनों ध्यान कर लो। ठीक, वो जो ऑप्शन सही होगा उसको इसी के हिसाब से बनाएगा, बाकी उसमें गलत वाले में क्या करेगा, 2 के बाद 3 या 3 के बाद लिख देगा अमोनिया, अमोनिया के बाद लिख देगा 1। तो गलत वाले तो 4 ऑप्शन तो बनाएगा ही वो, जिसमें से केवल एक सही होगा। तो इन दोनों में से जो पैटर्न मिल जाए वो ऑर्डर समझ लीजिएगा कि सही है आपका। जैसे मान लिया अगर उसने R का नाम नहीं लिया है, तब R नहीं बताया कि CH3 कि C2H5 है और सीधे R देकर के ऑर्डर पूछ लिया है, तो इन दोनों में से जो ऑर्डर फॉलो करता होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लिया यहां पर अगर CH3 बता दिया
तब भी आप याद कर सकते हैं। और अगर ये लिख करके नहीं देगा कि यार मेथिल एथिल सीधे ऐसे ऑर्डर लिख देगा, तो वहां पर ऐसा बनाएगा कि 3 ऑप्शन आपके गलत ही होंगे, एक ऑप्शन इन दोनों में से मैच कर जाएगा। तो उस कंडीशन में वहां पर ध्यान रखना होगा, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, याद होगा तभी हो पाएगा सही। ठीक, अब ये तो बात हो गई जलीय अवस्था में दोनों ऑर्डर की। ठीक, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक, तो पहला कारक हम यहां पर ले लेते हैं कि प्लस आई प्रभाव। अब उसके बाद देखिए यहां पर तो है आपका प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या है? एल्किल समूह। जो आपका एल्किल समूह होता है वो हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो जहां पर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाएगा तो दान करने की क्षमता नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म वो भी बढ़ती जाएगी, और जितनी क्षमता बढ़ेगी उतनी ही क्षारकता ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा, पहला है आपका RNH2। ठीक, ये देखिए प्राथमिक एमीन ले लिया है। अगर इसको बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये आपका H+ है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पर इसको डोनेट कर देगा तो RNH है ना 3। देखिए ये बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? तो एल्किल समूह की संख्या कितनी है? एल्किल समूह की संख्या 1 है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव डोनेट कर जाएगा, यानी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिससे वो आसानी से डोनेट करे। ठीक, उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद हम यहाँ 2 डिग्री बना देंगे, 3 डिग्री बना देंगे। लेकिन फिर ये ऑर्डर कैसे बदला? जलीय अवस्था में ये ऑर्डर कैसे चेंज हो गया? भाई 2 के बाद देखिए यहाँ पर क्या है? R का मतलब ये 1 आ गया, फिर 3 आ गया। 2 के बाद 3 आना चाहिए था क्रम के हिसाब से। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिएगा R कितना है आपका? केवल 1 है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा जैसे R है आपका, N है, H है, H है, H है। ठीक, तो ये देखिए मैंने इधर बना दिया। अब ये क्या करता है? तो ये जो आपका एमीन है यहाँ पर जलीय अवस्था में, ये एमीन आपके जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने लगते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3-3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। तो ये देखिए क्या है आपका? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगेगा वाटर के साथ। ठीक, ये देखिए, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करने लगेगा। ठीक, अब इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक, उसके बाद क्या है? सेकेंडरी एमीन में जब देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, है ना, ये R मिलेगा, N मिलेगा, ये R मिलेगा, और आपको ये H मिलेगा। और यहाँ पर H। ठीक, ये देखिए अब इसमें क्या है? यहाँ पर देखिए OH2, एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं, तो ये दान करने की क्षमता भी बढ़ाएंगे। भाई एक, अब यहाँ देने वाला केवल 1 समूह लगा हुआ है, यहाँ देने वाले कितने समूह है? 2 समूह है। ठीक, तो देने वाले 2 समूह है, इसलिए इसकी क्षारकता ज्यादा हो जाएगी। तीसरे वाले में देखिएगा, जैसे यहाँ पर R है, N है, R है, और ये R है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ गए, अब एक चीज ये भी होता है कि एल्किल समूह की अगर संख्या बढ़ रही है, प्लस आई प्रभाव तो होता ही है, लेकिन अगर एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है तो संख्या बढ़ने पर यहाँ पर त्रिविम बाधा जिसको कहते हैं, अभी उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एल्किल समूह की जब संख्या बढ़ेगी तो वहां त्रिविम बाधा, भीड़ बढ़ने लगेगी। तो जहां पर भीड़ बढ़ने लगेगी वहां पर आपका भी जाने का मन नहीं करेगा। आप कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हो और अगर दुकान पर, मार्केट में कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ हो तो वहां से आप क्या करेंगे? फिर वहां पर नहीं जाएंगे, वहां पर फिर जाने से रास्ता अपना बदल लेंगे। ठीक, तो यही कंडीशन यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है? बड़े बड़े समूह लग गए हैं। अब 3-3 एल्किल समूह हो गए। डोनेट करना तो आसान है, लेकिन किसी दूसरे का आकर के जुड़ना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। तो जब भीड़ बढ़ती जा रही है तो इसकी जो क्षारकता है वो इस वाले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भी नहीं, यह बहुत ही कम, समझ लीजिए ना के बराबर, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद तो एक फैक्टर मैंने बता दिया कि प्लस आई प्रभाव यहाँ पर लगेगा, त्रिविम बाधा लगेगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट यहीं पर लगता है वो होता है आपका त्रिविम बाधा। प्लस आई प्रभाव के बाद त्रिविम बाधा आ जाएगी।
त्रिविम बाधा देखिए क्या कहती है, यहीं पर हेडिंग लिख देते हैं त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो त्रिविम बाधा, ठीक, त्रिविम बाधा का मतलब ये है कि जितना ही आपका एल्किल समूह बढ़ता जाएगा उतना ही प्रोटॉन जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये डोनेट तो करना चाहेगा लेकिन इसके पास कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भीड़ बढ़ जाएगी। तो जब भीड़ बढ़ जाएगी तो वहां पर क्षारकता क्या है आपकी, कम हो जाएगी, है ना। जो आप पहले वाले ऑर्डर में देख रहे हैं 3 डिग्री कम हो गया है, तो वो उसका यही रीजन हुआ है कि वहां पर क्या है, भीड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्षारकता उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, तो त्रिविम बाधा होती है कि एल्किल समूह की संख्या अगर बढ़ रही है तो एमीन के प्रोटॉनीकरण की संभावना कम हो जाती है या एमीन की क्षारकता घट जाती है। ये बात आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि लिखना कभी आता ही नहीं, बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि रीजन क्या क्या थे उसके। ठीक, तो त्रिविम बाधा हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बंध की बात मैंने आपको बताया ही है थोड़ा सा, है ना, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा, है ना। और जितना ज्यादा स्थायी हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये उससे कम हो जाएगा और ये सबसे कम बन जाएगा। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्रम बन जाएगा। क्या बनेगा, तो जो आपका 1 2 3, जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं गैसेस स्टेट वाला, वो आप हाइड्रोजन बनने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन वो फैक्टर हम गैसेस स्टेट में नहीं लगाते हैं क्योंकि ये सारे फैक्टर आपके जलीय अवस्था में ही काम आते हैं। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर उसके आगे देख लीजिए इन दोनों फैक्टर के अनुसार क्रम क्या बनेगा। तो त्रिविम बाधा अभी मैंने पीछे बता दिया है ना। तो त्रिविम बाधा के अनुसार सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर उससे कम आपका 1 डिग्री। ठीक, यानी 1 डिग्री आपका सबसे ज्यादा क्षारीय, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, है ना। ये आपका त्रिविम बाधा के अनुसार हो जाएगा। उसके बाद जल योजन प्रभाव या विलायक योजन प्रभाव, सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट कहते हैं इसको। मैंने बताया हाइड्रेशन इफेक्ट अभी पीछे बताया आपको, हाइड्रोजन बंध बनाना। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध कौन बनाएगा, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला बिल्कुल कम स्थायी होगा। तो इसी यही आपका क्या बन जाएगा, क्षारकता का ऑर्डर बन जाएगा दोनों में। ठीक, तो ये क्षारकता का हो गया फाइनली आपका ऑर्डर। तो इस प्रकार से आज जो मैंने टॉपिक लिया था एमीन की क्षारकता, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एमीन की क्षारकता समझ में आई हुई होगी। जो भी ऑर्डर बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक, अगर मान लिया किसी को कोई दिक्कत होती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनका डिस्कशन करूंगा मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।